Hello friends, welcome to this video. I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. This was my intern attempt. I am from MMC 2018 बैच. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अपने मई INI के क्वेश्चंस को. मेरे पास इंटर्नशिप के बाद अराउंड 40 डेज़ का टाइम था. उस समय मैंने इसके लिए प्रिपेयर करा था. साथ ही साथ मैं इंटर्नशिप में ऑन एंड ऑफ पढ़ रहा था, शॉर्ट पोस्टिंग्स और रूरल पोस्टिंग्स में. लेकिन मेरी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी INI के लिए, और मैं एक बार रिवाइज़ कर पाया था और एक लास्ट 10 डेज़ पे मैंने जो रिवाइज़ करा था उसको करा था. लेकिन मैं अपने सारे सोर्सेज जो मैंने नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करे थे वो नहीं कर पाया था, और मेरी रैंक इसमें 1480 आई थी और 141 करेक्ट्स थे, और मेरे 50 और 55 के अराउंड्स इनकरेक्ट थे. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सिली मिस्टेक्स करी थी अपने मई INI के पेपर में, और कैसे आप अपने MCQs को अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन वेल नहीं है तो. बाकी आप इस वीडियो को देखो और जितनी आपको इम्पोर्टेंट लगती है पॉइंट्स उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो. तो वीडियो की तरफ आते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करे जो अराउंड 30 क्वेश्चंस थे. मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, अराउंड 15 मिनट्स का, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन से डिस्कस करें. ऐसे मैं 5-6 वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर लूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो. सबसे पहले हम पैथ के क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर फिजियो के क्वेश्चन करेंगे. अराउंड 15 to 18 पैथ के क्वेश्चंस थे और फिजियो के 11 to 12 क्वेश्चंस थे. तो सबसे पहले पैथ के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. तो दोस्त, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन हॉजकिंस लिम्फोमा पे था, और इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछ रखा था और ऑप्शंस दे रखे थे. और जब भी नॉट ट्रू वाले हो तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं. इसमें से पहला ऑप्शन ही अगर आप देखोगे, वॉल्डर्स रिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइट टू बी इन्वॉल्व, ये गलत है, क्योंकि हम जो अपनी डिफरेंशिएशन वाली टेबल होती है हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस की और उसके सब टाइप्स में उसमें पढ़ते हैं, और ये रैपिड डिवीजन और BTR दोनों में ही अवेलेबल है. तो ये क्वेश्चन तो ईजिली हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको पढ़ा और देखा कि वो सही है कि नहीं है. तो RSS इम्यूनो पॉजिटिव होते हैं CD30 और PAX5 के लिए, तो ये तो सही है. RSS B सेल ओरिजिन के होते हैं, ये भी सही है. और नोडुलर स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमनली मीडियस्टिनल मास की तरह प्रेजेंट करता है, ये भी सही है. तो इसका नॉट ट्रू वाला ऑप्शन जो सही था वो वॉल्डर्स रिंग इज द मोस्ट कॉमन साइट, ये क्योंकि रेयरली इन्वॉल्व होता है हॉजकिंस लिम्फोमा में. तो ये तो ईजिली क्वेश्चन हो गया था. अब दोस्त, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें न्यूक्लियर न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर पूछ रखा था. अब जो हम पढ़ते हैं, जो कार्सिनोइड वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें हम साइनोप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस पढ़ते हैं. मैंने इसमें कभी ये नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक का भी कोई डिफ्रेंशिएशन है. तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था, और मैंने अपने INI के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी करे थे, जिसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप INI में सेलेक्टिव होकर जाना, क्योंकि मैंने उस समय उतना ज़्यादा GPs नहीं दिए थे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे पास अप्रोच सही से नहीं थी. नीट PG में भले ही मेरे पास टाइम था तो अच्छे से मैं करके गया था, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करे थे, जिसके कारण 141 करेक्ट होते के बावजूद मेरी रैंक अंडर 1000 नहीं आई थी. तो इसमें भी मैंने इसको ऑप्ट कर दिया ना आते हुए भी, लेकिन मेरे को इसका कोई आंसर पता नहीं था. तो ऐसे क्वेश्चन जो INI में आए उनको ऑप्ट मत करना जिसका आपका कोई मतलब आइडिया नहीं है. तो और इसका मैंने साइनोप्टोफाइसिन लगा दिया था, लेकिन आंसर इसका ना साइनोप्टोफाइसिन था, ना क्रोमोग्रेनिन था, ना NCAM1 था. आंसर इसका INSM1 था, जो मैंने बाद में रिकॉल की वीडियोस के थ्रू देखी, जो मैरो और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे रहे थे. तो इसका आंसर INSM1 है. अगर आपको अपने फर्दर प्रिपरेशन के लिए अपने नोट्स बनाने हैं तो इसमें से बना सकते हो. और फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि इसमें बेसिकली एक इमरजेंसी की कंडीशन दे रखी थी और सीवियर हेमरेज था, और इसमें से कौन सा ग्रुप ब्लड ग्रुप इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन के लिए अवेलेबल है, मतलब आप कर सकते हो. तो हम पढ़ चुके हैं कि वो जो ब्लड ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू अदर ब्लड ग्रुप्स वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है. तो O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव ये दोनों मैंने लगाए थे, और इसका आंसर मैं जब रिकॉल में आके चेक करा तो वही था. तो इसका आंसर तो C and D था, तो वो तो ईजी क्वेश्चन था, ये ईजिली हो जाता. ठीक है. और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें कंपोनेंट पूछ रखे थे, ब्लड कंपोनेंट, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे अच्छे से करके जाना. और उसकी सेल्फ लाइफ पूछ रखी थी, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, जिसमें से पैक्ट RBC की आप बता सकते हो कि 42 दिन थे, अगर उसमें एडिटिव लगाते हैं तो 42 डेज थे. ग्रेनोसाइट अराउंड 24 आवर्स रहता है. सिंगल डोनर जो प्लेटलेट होता है ये फेरेटिक, उसका 5 डेज के अराउंड रहता है. क्रायोप्रेसिपिटेट का 1 ईयर रहता है. ये भी आप अपने BTR और RR के नोट्स में ईजिली देख सकते हो. तो ये क्वेश्चन डन था. सो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं. ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इजीली आप अपने नोट से कर सकते हो कि हीमोफीलिया बी के पेशेंट में आप क्या ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी तो फैक्टर 8 से होगा नहीं, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में फैक्टर 9 होता है, लेकिन क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8, वॉन बिलिरुडेंट फैक्टर और फैक्टर 13 ऐसे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मुझे सही लगा था इसका आंसर, और इसका आंसर यही था. तो ये तो ईजिली हो जाता अगर आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ के जाओगे तो.
अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे आता है, इस क्वेश्चन का रिकॉल सही से आ नहीं पाया था और मेरे को भी ये क्वेश्चन अपने पेपर देने के बाद सही से याद नहीं था, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बता रही है उसके हिसाब से ये बता रही थी कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो सारे ब्लड कंपोनेंट्स के थ्रू फैल सकता है, और वो मलेरिया इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसका आंसर कुछ और लगा दिया था। मैंने इसका आंसर फाइलेरियासिस लगाया था, जो मेरा ये गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपना नोट कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप फर्दर फ्यूचर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर लगाना कि मलेरिया और ब्लड बॉर्न जो ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शंस फैलते हैं उनके बारे में अपना ये टॉपिक कवर कर लेना। फिर फ्रेंड्स एक इजी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन। अब मैंने जो ट्यूमर प्रमोटर जीन्स होते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रखा था, और TGF बीटा ट्यूमर प्रमोटिंग ऑन्कोजीन नहीं है, वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन था, तो उससे ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। आप पैथो की जो टेबल्स होती हैं उसमें से ईजिली इसे कवर कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पर क्वेश्चन था, मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कह रहा हूँ, हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन था, और उसमें बेसिकली उसकी फ़ोटो दे रखी थी ग्रैनुलोमा की, और केजिएटिन ग्रैनुलोमा था। इजीली आप इसको सही कर सकते हो, और जो मैंने बताया था आपको हिस्टोपैथोलॉजी के इमेजेस करके जाना, वो ईजिली आप अच्छे से सारे इमेजेस कर लो जो कंपाइल्ड इमेजेस है, और ईजिली ये क्वेश्चन हो जाता। और फर्दर नीट PG में भी क्वेश्चन आए थे जो मैंने ईजिली कवर कर लिए थे, क्योंकि उस समय तक मैंने अपना कॉन्टेंट अच्छे से पढ़ लिया था। तो ट्यूबरकुलोसिस के क्वेश्चन था और उसमें सीजिएटिन ग्रैनुलोमा दिखा रखा था, तो ये तो मेरा उस टाइम भी सही हुआ था। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, और ये नोट्स में भी नहीं है, ना रैपिड रिवीजन में है, ना BTR में है। मतलब 1-2 मार्कर दे रखे हैं, रूल आउट करने के बाद आप जो भी मार्कर लगाते हो वो आपके उस समय लगते हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन में जो मैंने अपने लक से यूज़ करके लगाया था वो मेरा गलत हो गया था, और इसका आंसर NRG1 है, और मैंने लगा दिया था SDH, जो कि गलत था। इसीलिए आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन रूल कर पाते हो, 2 ऑप्शन रूल आउट कर पाते हो, तभी आप अटेम्प्ट करो। तो इसका आंसर तो फ्रेंड्स NRG1 है, जो कि कॉल से बाद में मुझे पता चला, लेकिन मैंने इसका आंसर गलत करा था। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे आता है, ये एक इजी क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि ये ट्रांसफ्यूज़न का अगेन एक क्वेश्चन था, और इसमें से पूछ रखा था कि इसमें से कौन सा डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं है। तो आप पहले ही देख सकते हो कि कोला कलर्ड यूरिन इन फर्स्ट 2 आवर्स, डिलेड का मतलब ये होता है आफ्टर 24 आवर्स। तो ये ईजिली कवर हो रहा था, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर भी आप पढ़ लेना बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के ऑप्शंस देखते हो तो वो हीमोलिटिक रिएक्शंस के आपको ऑप्शन दे रखे हैं जो कि डिलेड में आता है, लेकिन फर्स्ट 2 आवर्स में जो रिएक्शन होती है वो डिलेड नहीं होती, वो इमीडिएट पार्ट में आती है। तो इसीलिए इसका आंसर तो ए था, तो ये तो ईजिली हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा था और ये मेरा सही हुआ था। इसमें से पूछ रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्रोसिस एंड नेफ्रोप्टोसिस। अब इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो एंजाइमेटिक डाइजेशन तो करता है, क्योंकि उसमें एक में एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, एक में नहीं होती है, और एक में इंटैक्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक में नहीं रहता है, एक में शेप बदल जाती है, एक में नहीं बदलती है। लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज और कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो इंटैक्ट मोर और लेस रहते हैं। मतलब रूल आउट करा था मैंने इसमें, और ये मेरा सही हो गया था। तो इस तरीके से अगर आप रूल आउट कर पाते हो और आप श्योर हो तो कर लेना। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि आप प्योर ही तुक्का मार रहे हो तो INI में उसको अवॉइड करना, अगर आपको दो या दो से तीन ऑप्शंस रूल आउट ना कर पाते हो तो। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था जो कार्पेन-मेयर एनालिसिस कर्व होता है उस पर था, ठीक है, और मैंने उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन था। अब मैंने ये कर्व उस समय पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया आपको ना मेरे पास 40 दिन ही थे, और उसमें मैंने रिवाइज करा था एक बारी ऊपर से। उसके बाद क्वेश्चन करे थोड़े बहुत, तो उसमें कार्पेन-मेयर को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने इसका आंसर बहुत CD4 CD8 सेल्स लगाया था और ये सही हो गया था। तो यहाँ पे मेरा ये गैस काम करा था, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे पता था CD4 और CD8 दोनों ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट में वर्क करता है, लेकिन मे बी वो मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे, तो आप कार्पेन-मेयर कर्व को अच्छे से पढ़ के जाना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ में जो डिफरेंशिएशन है उस पर क्वेश्चन था, और मैं इस पर बहुत श्योर था कि मैं इसे सही कर लूँगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में भी गलती कर दी थी। गलती ये करी थी कि इसमें से दो तो ईजिली रूल आउट हो जाते हैं कि पेरिएनल फिस्टुला और क्या बोलते हैं स्किप लीजन्स जो होते हैं वो क्रॉन्स में मिलते हैं, लेकिन इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के फेवर में पूछा था, तो B और D में मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगता था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ही कैंसर देखने को मिलता है, इसलिए मैंने उसका आंसर B लगा दिया था, लेकिन आंसर इसका D बता रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसका था कि लेस लाइकली टू प्रेजेंट विद डेली हेमेटोचीजिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो जिसमें आप 2 रूल आउट कर पाओ, और उसमें आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा ये जो आंसर आया था रिकॉल में, वो उन्होंने गलत बताया था।
फिर फ्रेंड्स एक इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, कावासाकी डिजीज़ का इसमें से क्राइटेरिया में से कौन सा नहीं है। तो उसमें आप जानते हो कि स्ट्रॉबेरी टंग तो होता ही है, रैश होता ही है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है, लेकिन प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस नहीं था। इसको आप रूल आउट भी कर सकते थे, और अगर आपने क्राइटेरिया सही से पढ़ा है तो इसमें नॉन प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस आप पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर तो प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सीन वाले का। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, हिस्टोपैथ की इमेज दिखा रखी थी और उसमें कैल्सिफिकेशन पूछ रखा था, और मैं ट्रू से ही मतलब जानता था इस पार्ट को कि कैल्सिफिकेशन ब्लू कलर का होता है, और जब आप स्टेन्स पढ़ते हो अलग अलग के तो उसमें आपको एक्सप्लेन भी कराया जाता है, तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट पूछ रखा था। अब इसके बारे में भी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा था, फिर भी मैंने इसका आंसर कुछ लगाया था जो मुझे अभी याद नहीं क्या लगाया था, लेकिन इसका आंसर मैंने गलत लगाया था, क्योंकि मुझे लगता था ये MDS मोर कॉमन इन फीमेल्स होता हुआ, लेकिन जो रिकॉल में आया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता रहे थे उसके हिसाब से मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप अवॉइड करना जिसको आपको लगता है कि ना मैंने कर दिए थे और जिसके कारण मेरे नेगेटिव्स ज़्यादा हो गए थे INI में, ठीक है। तो आप INI में सिलेक्टिव रहना है आपको, ओके। तो इसका आंसर तो मोर कॉमनली सीन इन फीमेल से इनकरेक्ट है, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो। अब फ्रेंड्स आते हैं इस क्वेश्चन पे, एन्यूरिज्म पूछ रखा था, डिग्रेडेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर EDS बता रहे थे, कोई मार्फन्स लगा रहे थे, लेकिन मैंने इसका आंसर मार्फन्स लगाया था। और इसका आप भी देख सकते हो अपने हिसाब से कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना है। मैरो में EDS बताया है शायद, और किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से मार्फन्स बताया, लेकिन मैंने मार्फन्स लगाया था। अब करेक्ट क्या है तो मुझे भी नहीं पता। अब एक इजी क्वेश्चन था, हिस्टोपैथोलॉजी की एक इमेज दे रखी थी लंग कार्सिनोमा की, और वो इजीली आप देख सकते हो क्योंकि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्रिएटिन पल्स मिलता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, और एडिनो कार्सिनोमा की वो इमेज थी क्योंकि उसमें ग्लैंड शो रखे थे, और ये आप इजीली कवर कर सकते हो अपने हिस्टोपैथोलॉजी के कंपाइल्ड इमेजेस के BTR से। तो वहीं से मैं इसे कवर करके गया था अराउंड 60 पेजेस में। तो ये हिस्टोपैथ के इमेजेस तो आपको ईजिली कवर हो जाएंगे, और नीट PG वाले भी बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, उससे रिलेटिवली ईजी होते हैं, लेकिन इस बार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो मैं मानता हूँ। फिर फ्रेंड्स हम फिजियो के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन था एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस बाय, तो ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये किडनी और लीवर से हमें पता है कि ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये तो सही था मेरा। फिर एक क्वेश्चन आते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग का पूछ रखा था। अगेन एक ईजी क्वेश्चन था क्योंकि एडेनाइल साइक्लेज CAMP और PK का सीक्वेंस है, इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर उतना BT नहीं लेनी थी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे सकते हो, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल। अब ये तो मुझे पता था इस क्वेश्चन के बारे में भी, क्योंकि ऑल नॉन फेनोमेना सही है, लिंक टेंशन रिलेशनशिप सही है, लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड सही है, लेकिन कैन बी टिटेनाइज कार्डियक मसल कैन नॉट बी टिटेनाइज। तो ये एक इजी क्वेश्चन था और ये आप कवर कर सकते हो, रैपिड रिवीजन में दिया हुआ है, BTR में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और एक स्टेज ऑफ स्लीप दे रखी थी, और ये हर जगह पढ़ाया जाता है, रैपिड रिवीजन BTR मेन नोट्स हर जगह, जिसमें से आपको बताया जाता है कि रैम के कैसे होता है पहचानना है, नॉन NRM को कैसे पहचानना है। तो बेसिकली रैम को पहचानने के लिए रैपिड आई मूवमेंट में इलेक्ट्रोक्लियोग्राफी में रीडिंग्स होती हैं, EMG के लिए, मतलब कि मसल्स वाले में कोई रीडिंग नहीं थी, फ्लैट लाइन थी, तो उस हिसाब से आप रैम को पहचान सकते थे। तो ये तो ईजी क्वेश्चन था। अब देखो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक सिली मिस्टेक जो मुझे बहुत रिग्रेट कर रही थी इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आप जानते हो कि जो लेयर्स होती हैं एड्रिनल ग्लैंड की, उसमें GFR की ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन निकलता है, फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल निकलता है, और जो रेटिकुलरिस होता है उससे सेक्स स्टेरॉइड्स निकलता है। लेकिन मैंने इसमें कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन को अलग एक्सचेंज कर दिया था, जिसको मैं आके मुझे याद आ रहा था कि मैंने एक्सचेंज कर दिया है, और ये मेरा क्वेश्चन बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी गलत हुआ था। तो इसको आपको अवॉइड करना है। यही सारी जो मिस्टेक्स थी मैंने अपने जो मई INI में करी थी उसको मैंने सुधारा था, और नीट PG में जाके मैंने फिर अच्छे से करा, और मेरे 172 करेक्ट हुए 141 से सीधे। तो आपको भी अगर अभी ये पेपर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो तो आप दे सकते हो, और अपने सिली मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो अपने नीट PG के एग्जाम में। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैंने इसे सही कर दिया था। इसमें पूछा है कि व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज। तो ब्लड प्रेशर राइज होगा तो आपका बैरो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और बैरो रिसेप्टर्स जब फायर करेंगे तो वो एसिटाइलकोलिन निकालते हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो इसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में क्या न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, वो आपको इसका सही आंसर दिखाना था, क्योंकि ऐसे नोट से पूछा था ना, इसीलिए। और जो आपका बैरो रिसेप्टर होगा वो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दिखाएगा, और इसमें ACH निकलता है इस समय, और ACH का मतलब होता है कि नेगेटिव आयोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, इसीलिए वो कम कर देता है ब्लड प्रेशर को। तो ACH इसका सही आंसर था।
अब ये एक इजी क्वेश्चन था जो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का और का कर्व दिखा रखा था और उसमें पूछ रखा था कि कहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, कहाँ से फिर ये सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है। इसको आप इजीली कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी थी। फिर एक हमारा प्रैक्टिकल से क्वेश्चन था जिसमें से सालीज मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन दिखा रखा था। ये मोर और लेस मुझे याद आ गया था, जिसमें से मुझे याद आ रहा था कि आरबीसी पिपेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, तो मैंने ये लगा दिया था। तो ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। अब ये भी क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और क्योंकि मुझे आता था ये क्वेश्चन, मैंने अपने प्रैक्टिकल्स करे थे, तो थोड़ा बहुत दिमाग में मुझे आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अप्रोच करना। अब अगेन ये क्वेश्चन पूछा था, इसको भी मैंने रूल आउट करके क्वेश्चन करा था और ये सही हो गया था मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ए और बी की एंटीबॉडीज़ होती हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर में होते हैं और प्रेडोमिनेंटली आईजीएम होते हैं। आईजीजी तो आरएच होता है। तो इसको रूल आउट करके भी आप देख सकते हो, और नेचुरली वो प्रेजेंट नहीं होते, आफ्टर 3 to 6 मंथ्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता आपसे अगर आप इसको रूल आउट करते। तो एक बहुत ईजी क्वेश्चन था जिसमें से प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, स्ट्रेच मार्क्स, ओबेसिटी, तो हम ये जानते हैं हाइपरकोर्टिलिज्म का क्वेश्चन था। तो ये तो ईजिली हो जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं और ईजिली कवर हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि डिक्रीज इन जीएफआर। अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ईजिली कवर हो जाता है अगर आप इसे समझ के जाओ तो इसमें आप देख सकते हो कि जीएफआर डिक्रीज करना है, तो इंक्रीजिंग बाउमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक तरीके से बैक प्रेशर होगा तो जीएफआर कट जाएगा। बाकी आप किसी में भी देखते हो तो अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो जीएफआर बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर अमग्रेटिक प्रेशर को तो मतलब वो रोक के कम रखेगा, तो अल्टीमेटली फिर से जीएफआर बढ़ेगा। फिर आरबीएफ बढ़ेगी, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगी, तो जीएफआर बढ़ेगा ही। लेकिन जब भी बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो एक तरीके से बैक प्रेशर देगा और जीएफआर को रोकेगा। तो ये इजीली कवर हो जाता है अगर आप नोट्स पढ़ के जाओगे रैपिड रिवीजन या बीटीआर के। तो अब ये क्वेश्चन था कि इसमें से हीम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है। तो मुझे प्रॉपर तो हीम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट का जो पाथवे था वो याद नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि एएलए उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है, एएलए उसके सिंथेसिस में यूज होता है। तो इसको मैंने अपने क्वेश्चन में लगाया था, इसका ऑप्शन यही मैंने टिक करा था और ये मेरा सही हुआ था। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको श्योरिटी है, जिसमें आपको पक्का पक्का लग रहा है, या फिर 75% तक आपको लग रहा है कि सही होगा, तो ऐसे करो क्वेश्चन को आप टिक लगा के आओ। लेकिन 25% 50% ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आईएनआई में उसके लिए सिलेक्टिव रहना है। 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, अवॉइड करना है। नीट पीजी में बोलूँगा आप करना, लेकिन इसमें मत करना। और साथ ही साथ अगर आपके मल्टीपल रिविजन्स नहीं हुए हैं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स हो जाने के बाद अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो वो गैस सही निकलता है। इन कंपैरिजन टू मेरा एक रिवीजन हुआ था इसमें क्या बोलते हैं आईएनआई के एग्ज़ाम में, तो मेरे काफ़ी सारे गैस गलत भी हुए थे। लेकिन जब मैंने 3 रिवीजन कर लिए थे नीट पीजी के टाइम तक, तो वो मेरे अच्छे खासे जो मैंने गेस करे थे 150 क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे नीट पीजी में। लेकिन बाकी 20 to 30 क्वेश्चंस मैंने गेस करे थे, जिसमें रूल आउट करे थे, तो वो मेरे सही भी हुए थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और पेपर की तैयारी करते रहो। डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा। कंसिस्टेंट रहना है।